गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी पोएम है जो इसमें आंट जेनिफर टाइगर, ये सिक्स्थ पोएम है और इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी पोएम्स जो हैं पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, कोई पोएम नहीं बचती है फिर हमारी। तो पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस आ स्क्रीन। थोड़ा सा इस बारे में समझ लें पहले कि ये एक जो स्त्री है उसके जीवन की कहानी है कि कैसे उसका जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है, कैसे उसको एक चार दीवारी में कैद रखा जाता है, कैसे जीवन भर वो अपने घर के कामों में उलझी रहती है और उसको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इस बारे में ये पूरी की पूरी पोयम लिखी गई है और आंट जेनिफर उसी को कहा गया है। तो आंट जेनिफर जिसने ये लिखी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने पोइट ने ये अपने किसी रिलेटिव्स को लेके जो है बहुत ऐसा महसूस किया होगा, तभी उसने उसको नाम दिया है आंट जेनिफर। लेट्स स्टार्ट। एंड आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर जो है उसने उसके टाइगर, उसके बाघ जो हैं एक पर्दे पर प्रिंस उछल रहे हैं मतलब कि उसने जो है एक पर्दा है, उसके ऊपर एक स्क्रीन है, उसके ऊपर क्या किया उसने एम्ब्रॉयडरी की है, कढ़ाई की है, जिसमें कि उसने वो बाघ बनाए हैं उछलते कूदते हुए। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ऐसा लगता है वो पीले रंग के बाग जैसे कि उस हरे भरे संसार में पीले टोपाज पुखराज जैसे हों। उनकी चमक ऐसी है कि पुखराज जैसे दिखाई देते हैं उस हरे भरे संसार में। वो टोपाज से तुलना की है। टोपाज होता है, आपको पता है, पुखराज ये एक येलो कलर का स्टोन होता है जो आप ज्वेलरी वगैरह में डालते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और जो पेड़ के पास उनके जो आदमी खड़े हैं वो उनका भी उनको कोई भय नहीं है कि वो उनका शिकार कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। नहीं, उनको ऐसी मुद्रा में बनाया गया है कि वो भयभीत नहीं है। दे पेस इन स्लीक श्योरली सर्टेनिटी। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से, बहुत ही एक अच्छी धीमी गति की जो चाल होती है, पेस क्या होता है, गति, बहुत ही धीमी चाल से, बहुत ही स्मूथ, स्लीक, स्लीक का मतलब स्मूथ, कोमल और शानदार, और शिवरलिक पोलाइट एंड हेल्पफुल, बहुत ही विनम्र और सहायतापूर्ण ढंग से वहाँ पे चल रहे हैं। यानी कि उनको इस चीज़ की कोई वहाँ पे दिखाई नहीं देता है कि उसमें जो है, यानी कि वहाँ आदमी खड़े हैं तो वो भयभीत है उनसे। नहीं, उनकी नज़रों में उत्साह है, वीरता है और एक निश्चितता दिखाई देती है जो वो चल रहे हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका आप, नेम द पोएम एंड द पोइट। तो नेम ऑफ द पोएम क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर। नेम ऑफ द पोइट इज एड्रिन रिच, ADRIENNERICH, एड्रिन रिच। वेयर आर द टाइगर्स, व्हाट आर दे डूइंग। टाइगर कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? मतलब कहीं जंगल में हैं या कहीं पहाड़ी पर हैं। दे हैव बीन एम्ब्रॉयडर्ड ऑन ए स्क्रीन। दे हैव बीन एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कि उनको कढ़ाई करना, तो उनको कढ़ाई किया गया है एक पर्दे पर। दे आर प्रिंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। वो उस पर्दे के में ही जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक उछलते हुए कूदते हुए दिखाए गए हैं। इन वट सेंस, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन वट सेंस कैन वी से दैट दीज टाइगर्स आर फियरलेस। क्या हम कह सकते हैं, इन वट सेंस हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये टाइगर जो है भयभीत नहीं है? इसका आंसर देखिए, बिकॉज दे शो नो फियर ऑफ द मैन
स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री, क्योंकि वो जो है वो आदमियों के खड़े हैं जो पेड़ के नीचे, उनको उनका कोई भय नहीं है, इसलिए वो फियरलेस लगते हैं। आदमी भी है वहाँ पे। एक्सप्लेन फोर्थ में देखिए, शिवरलिक, स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, तो इसका क्या मतलब है? दैट आंसर देखिए, द टाइगर्स आर प्रेंसिंग फियरलेसली, शेर उछल कूद रहे हैं बिना डरे। दे लुक वेरी ब्रेव, वे बहुत बहादुर, दे लुक वेरी ब्रेव, करेजियस एंड एलिगेंट, वे बहुत बहादुर, उत्साही और भव्य लगते हैं। देयर इज अ स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी अबाउट देयर बिहेवियर, तो उनके व्यवहार में एक गर्व, शान और उत्साह जो है, शांति, वो नजर आता है। ये फर्स्ट स्टेंजा है आपका, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। अब सेकंड को देखिए। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फ्लटरिंग मतलब हरकत करना, कोई मूवमेंट करना। वून, वूल यहाँ पर है ऊन। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, तो कहता है कि आंट जेनिफर के हाथ जो है ऊन पर जैसे हिलते हुए दिख रहे हैं, जैसे ऊन के साथ वो कोई काम कर रही है, उसकी उंगलियां जो है वहाँ पे कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल, और हाथी दांत की जो बनी हुई सुई है वो हार्ड टू पुल, जैसे वो भी उनसे खींच नहीं रही है, वो कांप रहे हैं उनके हाथ उस ऊन में, और वो उनको खींचना जो है बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके हाथ जो कांप किस लिए रहे, क्योंकि वो कमज़ोर हो गए हैं। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer hand. तो जो अंकल के साथ उनकी शादी हुई थी, शादी का जो बंधन है उसका जो वजन है वो उनके हाथ पर बंधा हुआ है, और आंट जेनिफर के हैंड जो हैं वो बहुत भारी हो गए हैं, मतलब उससे उस वजन को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वजन को सहन करने का मतलब यहाँ पे है कि शादी के साथ साथ जो कर्तव्य जुड़े थे वो बहुत ज़्यादा, हमने जो है कर्तव्य जो है बहुत ज़्यादा थोप दिए हैं, बहुत ज़्यादा बंधन लगा दिए हैं, जिसमें पूरा जीवन जो है उनका संघर्ष में ही गुजर जाता है, और उस बंधन से ही मतलब उनका जीवन जो है काम करते करते, उसी काम को करते करते गुजर जाता है, और वो कमज़ोर हो जाती हैं धीरे धीरे। इसीलिए कहा गया है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो वो जो शादी का बंधन है उसने उनको कमज़ोर कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। नेम द पोएम एंड द पोइट, ये मैं पहले करवा चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, आपको क्यों लगता है कि आंट जेनिफर के हाथ जो हैं वो ऊन में कांप रहे हैं? आंट जेनिफर्स, आंसर देखिए, आंट जेनिफर्स ओल्ड एंड वीक हैंड्स आर फाइंडिंग इट हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल, आंट जेनिफर के कमज़ोर हाथ को ये सुई जो है हाथी दांत की वो खींचना बहुत मुश्किल लग रही है। दैट इज़ वाई दे आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, इसलिए वो ऊन के बीच से कांपते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे सुई खींची नहीं जा रही है, हाथ कमज़ोर हो गए, उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई है। वाई इज़ शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, और उनको वो खींचना मुश्किल क्यों लग रही है? तो कहते हैं आंट जेनिफर सीम्स टू हैव ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक, आंट जेनिफर ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं और बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं। हर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, उनके हाथ कांप रहे हैं। दैट इज़ वाई शी इज़ फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, इसलिए उनको वो खींचना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड से शादी का बंधन, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो पॉइंट एक्सप्लेन करता है इसको, उसकी जैसे उसने लिखा है, आंट जेनिफर्स मैरिज वाज जस्ट लाइक अ हैवी बैंड
पुट ऑन हर। तो आंट जेनिफर की जो शादी थी वो एक भारी बंधन की तरह थी उनके उनके साथ। आफ्टर हर मैरिज, शादी के बाद, शी हैड नो लिबर्टी और विल ऑफ हर ओन, उसको कोई आज़ादी नहीं थी कि वो कोई भी काम अपने से कर सकेगी। वेडिंग बैंड हेयर डज नॉट रेफर टू द म्यूजिकल बैंड। वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पे कोई संगीत वाला बैंड से नहीं है, कवि कहता है, बट द बैंड ऑफ स्लेविश लाइफ, बल्कि ये तो एक दासता वाला जो जीवन है उसका बंधन है, कि वो जैसे दास बन जाती है कि ये काम उससे जुड़े हुए हैं तो उसी को करने हैं, और वो काम यानी कि जैसे आप किसी को लेके आते हैं तो वो सिर्फ आप सर्वेंट, एज ए सर्वेंट उसको लेके आते हैं, आप सिर्फ काम करने के लिए, बाकी उनको कोई अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ का इसमें जो है एक्सप्लेनेशन की गई है। थर्ड स्टेंजा देखिए, व्हेन द आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, और कहता है कि जब आंटी जो है वो मर जाएगी तो उसके हाथ जो हैं, टेरिफाइड हैंड्स, उसके जो वो हाथ, सूखे हुए हाथ जो मतलब बहुत बड़े ही जो है भयानक लगते हैं, देखने से भी डर लगता है कितने कमज़ोर हो गए हैं, उनकी हड्डियाँ निकल गई हैं, विल लाई, तब भी वो वहीं पड़े होंगे, तभी भी उन्हीं कामों में लगे होंगे। स्टिल रिंग्ड विद द ओर्डिल्स, ओर्डिल्स मतलब रोज़मर्रा के काम, स्टिल रिंग्ड, तब भी वो फंसे होंगे उन्हीं कामों में, यानी कि तब भी उसको चैन नहीं होगा, मरते मरते भी शायद वो उस काम को करते करते ही मर जाए वहाँ पे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, उन्हीं कामों को। शी वाज मास्टर्ड बाय, जिन कामों में उसने पूरे जीवन लगा दिया है, उसको महारत हासिल करते करते, स्किल हासिल करते करते वो उन्हीं कामों में लगी रहेगी, शायद तब भी उसका जीवन ऐसे ही गुजर जाए। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, और जो टाइगर उसने बनाए हैं उस पर्दे पर, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, वो जो है ऐसे ही उछलते रहेंगे गर्व के साथ और बिना डरे। तो कहता है कि इसमें दो मतलब है कवि के, मतलब देखिए लास्ट टू लाइंस में, एक तो ये है कि पहला कि जब वो मर जाएगी तो वो नहीं रहेगी, लेकिन उसके जो किए गए कार्य हैं वो उसको अमर कर देते हैं, वो कार्य जो है उसके सदा जीवित रहेंगे, जब तक वो पर्दा रहेगा तो वो उसकी याद दिलाता रहेगा, और वो उसके बाद भी उसके कार्य जो है रहेंगे, किए हुए कार्य इंसान जो करता है तो वो उसके कार्य जो है लंबे समय तक याद रहते हैं, चाहे इंसान का जीवन बिल्कुल छोटा हो। एक तो मतलब ये है, और दूसरा मतलब ये है कि लास्ट लाइन में इसने जो लिखा है कि जो टाइगर उसने पर्दे पर बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो तो फिर भी उछलते रहेंगे, उसका जीवन गुलामी में गुजरा, दास्ता में गुजरा, और जो पर्दे पे बाग बनाए हैं तो वो जो हैं वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो भयभीत नहीं है, जबकि उसका जीवन खुद का भयभीत है। तो ये एक विडंबना है कि कैसे दास्ता का जीवन जी रही है, और यहाँ तक कि जो पशु पक्षी हैं और जानवर हैं उनको भी घूमने फिरने की आज़ादी है। उस पर्दे पर बने टाइगर से ये संकेत होता है कि उनका जीवन जो है उससे कहीं बेहतर है। तो दो मतलब निकलते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, तो आप ये ध्यान रखें इस चीज़ का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही है सेम, नेम द पोएम हु हैज़ रिटन दिस पोएम, ये पोएम किसने लिखी। तो क्वेश्चन वही है, पोइट का नाम और पोएम का नाम। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई आर आंट्स हैंड टेरिफाइड, अब डरे हुए क्यों हैं। Aunt's hand are terrified because of hard and heavy chores she has been performing so far in her life. उसके हाथ भयभीत हैं, और बिकॉज क्योंकि जो उसका जो शादी का जो उसका जो काम है वो बहुत ही मुश्किल और भारी हैं, जो वो अब तक लाइफ में करती आई है। She fears she might have to do the same ones even after her death. और उसको लगता है कि शायद मरने के बाद तक उसको जो है, ये मरने के बाद भी शायद उसको ये ऐसे ही काम जो है करने पड़ेंगे, उसको इस बात का भी भय है। मतलब जो उसका कहने का मतलब है कवि का यहाँ पे, कि मरने के बाद भी शायद ऐसे ही काम उसको कहीं मिलते होंगे, अगर कहीं उसका जीवन उसमें पुनः शुरू होता है या कुछ भी।
व्हाट डू द टाइगर रिप्रेजेंट? टाइगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? द टाइगर रिप्रेजेंट द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ वुमेन। जो यानी कि उसका जो अंदर का मन है, जो अंदर की उसकी एनर्जी है, उसको टाइगर रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उसका मन तो वहाँ पे वो बंधा हुआ है, वो कैद है, उसका दास्ता वाला जीवन है, लेकिन उसके टाइगर जो है वो खुले मैदान में घूम फिर रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी है उसको दिखाते हैं। दे आर सिंबल ऑफ मैन प्रोड्यूस्ड बाय वोमेन। और वो आदमी का प्रतीक है वहाँ पे। एक औरत ने जो दिखाया कि वो तो जीवन सही तरीके से जी रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। तो टाइगर क्या है? सिंबल ऑफ मैन है, इंसान का प्रतीक, आदमी का प्रतीक खासकर। व्हाट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर हर डेथ? आफ्टर हर डेथ इवन दे विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो कहता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी वो तो ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे बिना डरे किसी से। कहता है कि उन पे उसकी मृत्यु का कोई असर होगा ही नहीं। इस लाइन का मतलब ये ऐसे निकलता है कि उसकी मृत्यु का उन पे कोई असर नहीं होगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जिए या मरे, और उनका जीवन ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। मैन का तो टाइगर जो है मैन के लिए है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आंट व्हाट वाज आंट मास्टर्ड बाय? किन कामों में उसको महारत हासिल थी? शी वाज मास्टर्ड बाय हर ओरडील्स। ये ओरडील्स शब्द आया है उसमें, यानी कि रोजमर्रा के जो काम थे उसमें उसको महारत हासिल थी। व्हाट विल हर टेरिफाइड हैंड्स बी रिंग्ड विद? उसके जो भयभीत से हाथ हैं वो किस में उलझे हुए हैं, किन कामों में उलझे हुए हैं? दे विल बी रिंग्ड विद ऑर्डिल्स। वो भी रोजमर्रा के कामों में उलझे हुए हैं। व्हाट विल द टाइगर्स डू? और टाइगर करते क्या हैं? दे विल गो ऑन प्रेंसिंग। वो तो उछल कूद करते हैं। हाउ डू द टाइगर्स लुक? टाइगर कैसे दिखते हैं? दे लुक प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो बहुत ही गर्व और चमकदार, ओ सॉरी, बिना डरे हुए दिखते हैं। वो भयभीत नहीं है और गर्व के साथ चलते हैं। तो ये आपके पोयम है, इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट होगी। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, एक बार ऐसे इन पे नज़र डाल लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पोएम के अंदर से ही सारे के सारे जो हैं निकले हैं, वही चीज़ है, उन्हीं का मीनिंग बार बार पूछा गया जो मैंने समझाया। डेनिजन और सेवरलिक का मीनिंग पूछ लिया यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछ लिया फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन सेकंड स्टैंजा, इसका मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बताया, सेम वही है। व्हाट इज सजेस्टेड बाय मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग हैंड, इसका क्या है, इसकी इमेज कैसे उभरती है, इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए पूछ लिया। लास्ट में उसने रिंग्ड और ऑर्डिल्स शब्द के बारे में पूछ लिया फिफ्थ क्वेश्चन में। देखिए व्हाट आर द ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स क्या है, और वर्ड्स जो रिंग्ड है उसका मतलब क्या है। तो ये जो है आप देखिए, अब ये आया है इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम। सिंबल्स जो यूज़ किए गए हैं किस किस के लिए, जैसे दो सिंबल यूज़ किए गए हैं इसमें, टाइगर्स ऑन द स्क्रीन, टाइगर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टाइगर रिप्रेजेंट द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ वोमेन, और स्क्रीन रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ विच दैट क्रिएट एनर्जी वर्क। और जो स्क्रीन है उसको वो एनर्जी ऑफ वोमेन तो करते हैं, लेकिन स्क्रीन का मतलब यहाँ पे है उसकी एनर्जी को फलने फूलने का जो दायरा है वो लिमिटेड है, वो स्क्रीन से बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी कि उस वो अपनी एनर्जी जो है बस वहीं पे दिखा सकती है, उतने में ही वो क्रिएटिव एनर्जी वहीं पे शो कर सकती है, उन्हीं कामों में, उसको और कोई काम करने का अधिकार नहीं है। तो पोएम बहुत डीप है, बहुत बड़ा मीनिंग है वैसे तो इसका, अगर आप समझें और करें। और क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है वहाँ पे आपसे, तो आपको वो एक्सप्लेन करना आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कंट्रास्ट आंट जेनिफर्स टाइगर विद हर ऑन करेक्टर, उसके करेक्टर का जो है वो आपको जो है उसका जो टाइगर के साथ जो है बताना है आपको। आंट जेनिफर्स टाइगर और उसका अपना करेक्टर है, उनमें क्या फ़र्क है, यानी कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये तो उसमें आ गया है।
तो वही आपको इसमें से करना है। और ये पोएम की फुल समरी है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लें और देख लें तो ये पूरी पोएम जैसे जो मैंने करवाई है वही है, यूं की यूं। ये पूरी पोएम, सारे क्वेश्चन इसी में से बनते हैं आपके। ये पोएम की समरी है जो आप ये देख लें एक बार इसको। तो यही आपकी पोएम है, यही क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गई होगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, एक तो कहते हैं पोएम ये आपकी वीडियो साफ नहीं दिख रही है, तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स इसको 360 जो है रेजोल्यूशन में देखें। उससे कम में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये प्रिंटेड मटेरियल है और ये अक्सर छोटे हो जाते हैं, फिर अगर आप धुंधले पड़ जाएंगे। इसको आपको 360 में देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगी। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, आप फिर कर नहीं पाएंगे इसको, फिर ये उतने ही MB पे चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।